Hi guys, welcome to KP classes. As you all know, we have completed this पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने आपका राइट टू इक्वालिटी डिस्कस किया, जिसमें हमने आपका राइट टू फ्रीडम डिस्कस किया, जिसमें हमने आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन डिस्कस किया, जिसमें हमने राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, देन आफ्टर दैट राइट टू जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स क्या हैं वो हमने डिस्कस किया। अब हम आज की क्लास में, इससे पहले देखो आपका आर्टिकल 31 आता है जो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है, जिसको रिपील कर दिया गया था, ऑल ऑफ अस नो दैट, उसके बारे में हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। अब हम आर्टिकल 32 पढ़ने वाले, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। वो क्या है आपका, विच इज टेलिंग यू अबाउट द रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। अब ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जैसे मान लो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका अगर वायलेशन हो जाए, अगर मान लो आपको इतने सारे राइट्स तो दिए गए हैं, और जब भी हम इन राइट्स को पढ़ते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द इन्फोर्समेंट कंफर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटीड। अब देखो क्या है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो गारंटीड राइट्स होते हैं। जब हमने उनको पढ़ा था, हमने बात डिस्कस की थी। अब गारंटीड राइट्स का मतलब क्या होता है कि उनकी गारंटी होती है। अब जब भी गारंटी होती है तो उसके लिए कोई गारंटर होना चाहिए। अब वो गारंटर कौन है? अगर वो गारंटर है तो उस गारंटी को क्लेम करने का प्रोसेस क्या है, वो सारा का सारा इट इज डिफाइंड अंडर दिस आर्टिकल 32। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम आर्टिकल 32 को हम बोलते हैं, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उस केस में आपके पास क्या ऑप्शन है। उस केस में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप रिट इशू करा सकते हैं। उस केस में जो अलग अलग रिट्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इट द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटेड। आर्टिकल 32 क्या है, अगर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको गारंटी की जाती है इस पार्ट से, तो आपके पास ये राइट देता है कि आप अपने राइट्स के वायलेशन के लिए, आप अपने फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट या अप्रोप्रिएट कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर्स और रिट्स इंक्लूडिंग रिट्स इन नेचर ऑफ। अब देखो रिट्स का नेचर दे रखा है, कितने टाइप की रिट्स हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड सर्सियोररी। अब देखो ये क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में आपका कवर करने वाले हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, इट सेज द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटीड। अब इसमें क्या है, आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनके इन्फोर्समेंट के लिए आपका आर्टिकल 32 है। अब उसमें क्या है, आप व्हाट राइट इट इज गिविंग यू, इट्स गिविंग यू अ राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट बाय द अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग। वो अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग क्या है, इसके लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हैज़ गॉट द पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर्स और रिट इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड सर्सियोररी whichever may be appropriate for the enforcement of any rights conferred by this part। अब मान लो आपके जैसे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो अलग अलग तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उन वायलेशन के लिए आप कैसे अपने फंडामेंटल राइट्स को क्लेम करेंगे, तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन होता है, उसके पास यू आर गेटिंग दिस ऑप्शंस ऑफ इशूइंग रिट्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्दो यहाँ पे हम केवल सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर स्टडिंग दिस आर्टिकल 32। अगर हम सुप्रीम कोर्ट उसकी हाई कोर्ट की भी बात करेंगे तो उसके लिए देर इज़ वन मोर आर्टिकल, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये हो गया आपका हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, सर्सियोररी। अब उसके बाद आर्टिकल 32 सब क्लॉज 3 की अगर हम बात करते हैं, विदाउट प्रेजुडिस टू द पावर कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट बाई क्लॉजेस 1-2, जो पावर दी गई हैं आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 में आर्टिकल 32 के, उसके प्रेजुडिस हम नहीं कर रहे हैं, मतलब उसके अगेंस्ट हम नहीं जा रहे हैं। जो पावर कन्फर की जाती है सुप्रीम कोर्ट बाई क्लॉजेस 1-2, पार्लियामेंट मे बाई लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन इल और एनी ऑफ द पावर एक्सेसिबल बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर क्लॉज 2। अब क्या है, जो पार्लियामेंट है ना, बाई लॉ वो क्या कर सकती है, बाई लॉ वो अदर कोर्ट को भी ऑथराइज कर सकती है टू इंटरटेन दिस प्ली। देन आफ्टर दैट द राइट गारंटीड बाय द आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इन जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब ये जो आर्टिकल 32 है, दिस इज ऑल्सो एन फंडामेंटल राइट, तो उसको तब तक हम सस्पेंड नहीं कर सकते जब तक वो क्या है, जब तक वो, बिकॉज इज गारंटीड बाय द आर्टिकल ना, सो तब तक जब तक जो प्रोसीजर इसमें डिफाइन किया गया कब उसको सस्पेंड किया जा सकता है, अनलेस एंड अनटिल इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड। तो सस्पेंशन को लेकर के दिया। अब देखो जब हम पहली रिट की बात करते हैं ना, आपको दिख जाएगा ये हथौड़ा रखा हुआ है और ये क्या हैंडकफ्स रखे हुए हैं। तो देखो जो आपका हिबियस कॉर्पस वाली रिट होती है ना, उसको हम पहले समझने वाले। हिबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, टू हैव द बॉडी। कई बार क्या होता है, स्टेट या कोई एक इंडिविजुअल है जिसने आपको क्या किया, जिसने आपको इलीगली डिटेन कर लिया। जैसे मान लो स्टेट ने क्या किया, आपको डिटेन कर लिया विदाउट टेलिंग, विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और विदाउट फॉलोइंग द
प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ। वो सारी चीज़ें समझने के लिए आप आर्टिकल 21 वाला वीडियो देख सकते हो। तो अगर मान लो स्टेट ने आपको विदाउट फॉलोइंग स्टेट प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ आपको अरेस्ट कर लिया, तो उस केस में आप कौन सी रिट इशू करा सकते हैं? द रिट ऑफ हिबियस कॉर्पस। इसका मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ द लैटिन वर्ड इज हिबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी। अब देखो ये कैसे होता है? दिस रिट इज टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। अनलॉफुल डिटेंशन के अगेंस्ट आपकी ये रिट ऑफ हिबियस कॉर्पस इशू की जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मर्डर करके जेल में जाते हो एंड यू आर इशूइंग दिस रिट ऑफ हिबियस कॉर्पस। दिस इज ओनली व्हेन योर डिटेंशन इज अनलॉफुल। आपने कोई ऑफेंस नहीं किया, आपको स्टेट ने इलीगली अनलॉफुली आपको अरेस्ट कर लिया। फिर उसके बाद आता है थ्रू हिबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट ऑर्डर्स वन पर्सन हु अरेस्टेड अनदर पर्सन टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ द लैटर बिफोर द कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करते हैं? ऑर्डर करते हैं कि जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, सो दैट इज अबाउट हिबियस कॉर्पस इन इंडिया। अब देखो कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं जो हिबियस कॉर्पस जो रिट है उसको लेकर के है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, वो जो हिबियस कॉर्पस की रिट होती है किसके अगेंस्ट वो इशू कर सकते हैं, वो चीज़ दे रखी है यहाँ पे कि चाहे वो प्राइवेट पर्सन हो या पब्लिक अथॉरिटी हो। इसीलिए स्टार्टिंग में जब हम डिस्कस कर रहे थे आई सेड कि अगर आपका मान लो स्टेट डिटेंशन करता है या कोई इंडिविजुअल करता है, उस केस में यू आर हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू गो टू कोर्ट एंड यू कैन गेट दिस rate of habeas corpus issued against that person or the individual or the authority also. Then after that habeas corpus cannot be issued in the following cases. कब आप इसको इशू नहीं करा सकते? when the detention is lawful। जब आप मर्डर करके कोर्ट जेल गए हो तो आप रेट ऑफ habeas corpus नहीं इशू करा सकते। फिर उसके बाद है when the proceeding is for the contempt of legislature or a court। जब क्या है? जब आपकी जो प्रोसीडिंग है दैट इज गोइंग ऑन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और द कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर, उस केस में भी यू कैन नॉट क्लेम दिस रिट ऑफ हिबियस कॉर्पस और द डिटेंशन इज बाय द कंपिटेंट कोर्ट। अगर आपका जो अरेस्ट है, आपको जो डिटेन किया गया वो कंपिटेंट कोर्ट ने आपको डिटेन किया है, तो उस केस में भी आप क्या है? उस केस में भी आप हिबियस कॉर्पस की रिट को इशू नहीं करा सकते। डिटेंशन इज आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। अब अगर कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर का अरेस्ट है तो उस केस में कोर्ट इंटरफेयर ही नहीं कर सकता, तो उस केस में भी आपका हिबियस कॉर्पस का रिट आप इशू नहीं करा सकते। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स दैट आर गिवन कि जिनमें आप क्या है, अगर आपका आपका डिटेंशन क्या है? लॉफुल है, तो आप नहीं रेट इशू करा सकते। अगर जो प्रोसीडिंग है वो कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, उस केस में आप रिट ऑफ हिबियस कॉर्पस नहीं इशू करा सकते। और डिटेंशन कंपिटेंट कोर्ट ने किया, ये डिटेंशन क्या है? आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट है, उस केसेस में आप ये नहीं कर सकते। उसके बाद आपकी जो सेकेंड रिट आती है दैट इज ऑफ मैंडमस। अब मैंडमस का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में बात करें, दैट मीन्स इट कमांड, लाइक वी कमांड। मैंडमस का क्या मतलब हुआ? वी कमांड, हम कमांड करते हैं, मतलब कमांड करते हैं। तो वट the language of this part, it says the literal meaning of writ is we command. This writ is issued by the court to order the public official who has failed to perform his duty or refused to do this duty to resume his work. Beside public official, mandamus can be issued against the public body or a corporation or an inferior court or a tribunal or a government for the same purpose. अब suppose किसी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है, फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर आपके अगेंस्ट कुछ ऑफेंस हुआ है, आप कोर्ट वहाँ जा करके आप अपने FIR रजिस्टर करा सकते हो। तो अब क्या है? वो पुलिस ऑफिसर इज डिनाइंग टू परफॉर्म द ड्यूटी और रिफ्यूज टू परफॉर्म द ड्यूटी। उस केस में यू कैन गेट दिस रिट ऑफ मैंडमस। हाई कोर्ट विल कमांड द पुलिस ऑफिसर एंड दे इशू अ नोटिस कि सबसे पहले तो वो कमांड करेंगे टू रजिस्टर द FIR। फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि यहीं पे बात खत्म हो जाएगी, आप काम नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे? देयर इज अ होल लॉट ऑफ प्रोसेस कि आपने FIR रजिस्टर क्यों नहीं की, वाई वी शुड नॉट टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट यू, वाई वी शुड नॉट टर्मिनेट यू। अब आपको कारण बताओ नोटिस जिसको हम बोलते हैं ना, वो सारी चीज़ें होती है। तो वी कमांड इज नॉट ओनली कि उन्होंने कमांड कर दिया तो वो अब लिख लेंगे, उसके बाद का प्रोसेस अलग होता है। दे विल बी आस्किंग, इंक्वायरिंग पुलिस ऑफिसर ऑल्सो अबाउट दिस थिंग। सो दिस इज अबाउट द रेट ऑफ मैंडमस। अब देखो कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंडमस को लेकर के दिए गए हैं। मैंडमस कैन नॉट इशूड इन द फॉलोइंग केसेस। वो कौन से हैं? देखो मैंडमस क्या है? एक प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं इशू की जा सकती। मतलब क्या है? आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को थोड़ी बोल सकते हो कोई काम करने के लिए। अब अगर मान लो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, अब आपकी ये ड्यूटी बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू कैन गो देयर एंड यू कैन से कि राइट द FIR। So he is entitled to write the FIR. So habeas corpus क्या है? That can be issued against individual as well as the public authorities also. But in this case of mandamus, this can only be issued against the state or the public authorities, cannot be issued against the प्राइवेट इंडिविजुअल। अब देखो इसके लिए कुछ दे रखे हैं, फॉलोइंग केसेस हैं जिनमें आपका क्या है, जिनमें आपका जो रिट ऑफ मैंडमस है दैट कैन नॉट बी इशूड टू इन्फोर्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। इसके लिए अलग प्रोसीजर है, आप कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के लिए थोड़ी कर सकते हो, प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए थोड़ी कर सकते हो। मैंडमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द इंडियन प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर्स। अब मैंडमस क्या है? वी कमांड।
मैंडमस क्या है, कमांड इशू किया जाता है। तो ये गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए नहीं होता, अब उसको कमांड नहीं कर सकते अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। अब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी, उसको कमांड इशू नहीं करा सकते। तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द केसेस, दीज आर द केसेस जिनमें आपका क्या है, जो आपकी मैंडमस और की रिट है वो इशू आप नहीं करा सकते। फिर उसके बाद आपकी रिट आती है प्रोहिबिशन। अब देखो प्रोहिबिशन हो गई आपकी जो रिट है, और उसके बाद आपकी सर्सियोररी है। इन दोनों को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। अब देखो सबसे पहले क्या है, प्रोहिबिशन की रिट है ना। इज देयर एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस? ओके, सो हियर वी दिस फोटो इज रॉन्ग ना। सो प्रोहिबिशन की जब हम बात करते हैं, टू फॉरबिड, टू फॉरबिड का मतलब क्या होता है, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। अब ये जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है ना, और जो रिट ऑफ सर्सियोररी है, दैट इज इशूड अगेंस्ट द लोअर कोर्ट बाय द हायर कोर्ट। हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के अगेंस्ट ये रिट को इशू करती है, इसका मतलब होता है प्रोहिबिशन टू फॉरबिड। जब प्रोसीडिंग चल रही होती है, व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट पे अटेंशन, ये फर्क बहुत लोगों को नहीं समझ आता बहुत लेट तक। सो पहले तो लैंग्वेज पढ़ते हैं। इट सेज द कोर्ट दैट इज हायर इन process position issue a prohibition writ against a court that is lower in position to prevent the latter from exceeding its jurisdiction or usurping a jurisdiction that does not it possess it directly inactivity। अब देखो प्रोहिबिशन को क्या दे रखा है, जैसे मान लो कई बार कोर्ट क्या होती है जो कम्पिटेंट नहीं होती, कई बार उसका जुरिस्डिक्शन नहीं होता। जुरिस्डिक्शन भी अलग अलग तरह का होता है, एक तो हो गया टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है, फिर उसके बाद जो आपका मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन होता है, आपका पनिशमेंट को लेकर के आप कितनी पनिशमेंट के लिए इंटाइटल है, जो मैटर होता है, अगर वो कम्पिटेंट कोर्ट के अंदर नहीं है तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट फॉरबिड करता है, मना करता है बाय इशूइंग द रिट ऑफ प्रोहिबिशन, कि आपको इस मैटर को क्या करना है, आपको हाई कोर्ट को भेजना है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट द जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। दैट इज व्हाट वी डिस्कस ना, कि आपकी जो रिट ऑफ मैंडमस है ये केवल और केवल किसके अगेंस्ट इशू की जाती है, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट इशू की जाती है। इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। तो ये आपकी होती है। अब देखो रिट ऑफ सर्सियोररी क्या है, ये भी कोर्ट लोअर कोर्ट के अगेंस्ट इशू की जाती है। उनमें फर्क क्या है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर विल बी कमिंग बैक टू ऑन दैट पार्ट। सर्सियोररी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। दिस रिट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट against the lower court or tribunal ordering them either to transfer a case pending with them to itself or to quash their order in case। मतलब क्या हुआ, वो उनको सर्सियोररी टू सर्टिफाई, तो उसको या तो हमें भेजो या क्या है उसको क्वैश करो। इट इज इशूड ऑन द ग्राउंड ऑफ एन एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन। अगर आपने क्या किया, पहले था लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, अगर आपने अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड किया और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन किया और एरर ऑफ लॉ है, इट इज नॉट ओनली प्रेजेंट बट ऑल्सो क्योर्स फॉर द मिस्टेक ऑफ जुडिशरी। तो उस केस में क्या है, उस केस में आपका सर्सियोररी इशू किया जाता है। अब देखो हायर कोर्ट इशू करती है, लोअर कोर्ट के अगेंस्ट इशू करती है, लेकिन इनके नाम में ही उनका मतलब छिपा हुआ है। पहली जो रिट है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन है टू फॉरबिड, कुछ चल रहा था उसको मना करना है, मतलब वो प्रोसीडिंग चल रही थी, प्रोसीडिंग को रोक करके आपने कहा नहीं, यू आर नॉट इंटाइटल, फॉरबिड, आपको मना कर दिया कि आप इंटाइटल नहीं है, आप नहीं कर सकते, दैट इज द रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अब सर्सियोररी क्या है, सर्सियोररी इज टू बी सर्टिफाइड, कोर्ट सर्टिफाई करेगा। मतलब क्या है इसका मतलब, द रिट इज इशूड बाय हायर कोर्ट अगेंस्ट द लोअर कोर्ट, अगेन स्टिल नाउ इट इज सेम, इट इज इशूड ऑन द ग्राउंड ऑफ एन एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। इट नॉट ओनली प्रिवेंट बट ऑल्सो क्योर्स द मिस्टेक इन द जुडिशरी। मतलब क्या, ये केवल रोकता नहीं है, ये अगर मान लो सर्टिफाई करता है कि उन्होंने कोई मैटर था वो चल रहा था कोर्ट में, उन्होंने अपने पास मंगाया, उसमें जो जो करेक्शन करने थे उनको ठीक किया और फिर वापस से लोअर कोर्ट को भेज दिया कि आप आगे डील कर लो। सो दिस इज व्हाट डन अंडर दिस रिट ऑफ सर्सियोररी। फिर उसके बाद आपकी जो लास्ट रिट होती है, कब फैक्ट्स हैं कुछ दे रखे हैं जो आप पढ़ सकते हैं, रिट ऑफ क्यू वेरेंटो। जब हम रिट ऑफ क्यू वेरेंटो की बात करते हैं, इसका मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। अगर मान लो आपने कोई काम किया, आप उस काम को करने के लिए इंटाइटल थे या नहीं थे, तो दैट इज द पर्पज ऑफ क्यू वेरेंटो। लिटरल मीनिंग ऑफ क्यू वेरेंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट इस रिट को इशू करते हैं टू प्रिवेंट इनलीगल practice of a public officer by a person. Through this writ, the court inquires into the legality or the claim of a person to a public office. अब देखो फैक्ट दे रखे हैं कुछ क्यू वारंटो को लेकर के। क्यू वारंटो कैन बी इशूड ओनली व्हेन द substantive public office of a permanent character created by the statutes or the constitution is involved. It cannot be issued against the private or the ministerial purpose. अब देखो क्या है, क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी। अगर मान लो कोई काम आपने किया है, being in a capacity, being in a authority, so are you
आर यू अथोराइज टू डू दैट वर्क? अब जैसे मान लो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आप जज नहीं है, आपने कोई जजमेंट पास कर दी, सो बाय व्हाट अथॉरिटी यू हैव डन दैट? कई बार क्या होता है, कई बार इलीगल अपॉइंटमेंट हो गई, आपके पास वो एलिजिबिलिटी नहीं है, बट बिकॉज ऑफ सम प्रेशर, सम रिलेटिव्स इन द पोस्ट, आपको वो जॉब तो मिल गई, बट बाय issuing that writ of quo warranto, no, what is your authority, you being on that post? So इस रिट को हम बोलते हैं क्यू वेरेंटो, कि अगर आपने ये काम किया है तो कौन से अथॉरिटी में किया है। तो आपकी जो टोटल 5 रिट्स हैं उनके बारे में इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बात की जाती है, जिसमें आपकी पहली रिट है हिबियस कॉर्पस, दूसरी आपकी मैंडेमस होती है, तीसरी आपकी सर्सियोररी होती है, चौथी आपकी प्रोहिबिशन होती है, पांचवी आपकी क्यू वेरेंटो होती है। अब इनमें फर्क क्या है जो अभी तक हमने डिस्कस किया, वी आर जस्ट क्विकली समराइजिंग ऑल ऑफ दैट। जिसमें आपका हिबियस कॉर्पस होता है, जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। अब ये जो रेट होती है दैट कैन बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो एज वेल एज अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटीज। देन आफ्टर दैट द सेकंड वन इज मैंडेमस, कि अगर मान लो कोई एक पब्लिक ऑफिशियल है, वो अपनी ड्यूटी को करने से मना कर देता है, इन दैट केस हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इशू द रिट ऑफ मैंडेमस दैट वी कमांड। और उसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है, वी ऑलरेडी डन दैट। देन आफ्टर दैट जो थर्ड आपकी रेट है वो आपकी क्या है, सर्सियोररी एंड प्रोहिबिशन, थर्ड एंड फोर्थ। तो सर्सियोररी एंड प्रोहिबिशन क्या है, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग अगर वो रिट इशू की जाती है प्रोहिबिशन की, उसका मतलब क्या है, टू फॉरबिड, कि आप रुक जाओ, आप रहने दो। फिर उसके बाद आपकी जो चौथी है वो सर्सियोररी है। सर्सियोररी क्या है कि एक जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है ना, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या करते हैं, लोअर कोर्ट में अगर कोई मैटर चल रहा है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, वो मैटर मंगाते हैं टू बी सर्टिफाइड। इसका मतलब होता है ना कि वो उस मैटर में जो भी चेंजेस होते हैं वो करके उनको भेज देते हैं, अब आगे आप डील कर लो। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट फोर्थ रिट, दैट इज ऑफ सर्सियोररी। फिर उसके बाद क्यू वारंटो जो अभी हमने डिस्कस किया, जिसका मतलब होता है बाई व्हाट अथॉरिटी, बाई व्हाट एलिजिबिलिटी यू आर ऑन द पोस्ट, सो यू हैव टू जस्टिफाई दैट। तो दैट इज द फिफ्थ रिट, दैट इज ऑफ क्यू वारंटो, जो आपका इशू की जाती है अंडर आर्टिकल 32 फॉर द वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। So in case you are having any doubts related this part 3 of Indian Constitution, you can let me know in the chat box. In the upcoming videos, we'll be doing this part of directive principle of state policies, because that is the second part. After completing them, we'll be doing this fundamental duties wala part. Then after that president, then after that Union Council of Ministers. So these all we are going to cover in this session. So if you want to aware about your rights, if you want to be aware about your duties, if you want to have the legal knowledge or legal updates in the upcoming time, so you can subscribe our channel for more information. Thank you so much for watching today's video.